और क्या बोलता संडे। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू कि आप लोगों ने एक्चुअली वो मेरे मौसा जी हैं और वो बहुत क्यूरियस थे कि मैं क्या बोलते एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उनको बड़ा शौक़ है पढ़ाने का लिखाने का, तो मुझसे पूछते रहते हैं। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलूँगा कि वो आपकी बात ज़रूर सुने और आपको उनका एक था कि मैं वेबिनार लूँ करके एक बार। तो आप जो लोग ने भी पार्टिसिपेट किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। वैसे वो बहुत ज़्यादा होशियार, इंटेलिजेंट और एक अच्छा है, उनको सुनना अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करता मैं। अब आ जाते हैं अपन टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पे। अपन लोगों ने डेफिनेटली इसके फीचर्स तो पढ़ लिए थे, तो अपन आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सही है, बराबर है, ध्यान से पढ़ना, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। वन ऑफ दी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, 1 सेकेंड, एक सेकेंड, एक मिनट, आ गया, ये आ गया अपन। ठीक है, सबसे पहला जो टाइप है उसको ध्यान से पढ़ना और एक एक वर्ड पर फोकस करना। क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव, एडिशनल या इंक्रीजिंग। अपने वर्ड सुना होगा ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। एडिशनल, इंक्रीजिंग मतलब ऐड होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो मैं आपको इसका एक बेसिक समझाता हूँ। अगर इस प्रकार के प्रेफरेंस शेयर कंपनी इशू करती है और आप इसको ख़रीदते हैं, इसका एक सिंपल रूल है कि अगर तौसीफ़ ने इस प्रकार के शेयर को ख़रीदा, इसका एक रूल ये है कि अगर 2020 में तौसीफ़ को डिविडेंड नहीं मिला तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा 2021 में। मतलब पिछले साल का डिविडेंड और इस साल का डिविडेंड फिर मुझे एक साथ मिलेगा। तो इट विल ऐड टू द नेक्स्ट ईयर। तो क्यूमुलेटिव का मतलब यही हुआ ना, इट ऐड टू द नेक्स्ट ईयर एंड इन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड। फिर वो बढ़ गया ना, है ना। अब अगले साल कंपनी को 2 साल का डिविडेंड देना पड़ेगा, है ना। और ऐसा अगर कंटिन्यू 2 साल हो जाता है, 2 साल, अब अगले साल भी कंपनी बोल रही है हम नहीं पे कर सकते, ठीक है। तो इसमें एक रूल है कि जो प्रेफरेंस शेयर है वो NCLT को अप्रोच करेगा। NCLT आपको पता है कौन होता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, है ना। और उनको बोलेगा कंपनी ने मुझे 2 साल से डिविडेंड नहीं पे किया है, इर्रेस्पेक्टिव में क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर हो, तो प्लीज़ कंपनी की वाइंड अप की प्रोसीजर स्टार्ट की जाए, है ना। और उसकी जो एसेट्स से जो फिर पैसा आएगा वो मुझे चाहिए। ऐसा एक अप्रोच किया जा सकता है, किसके द्वारा, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के द्वारा। बस अब इसी को पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। सही है ना। तो क्या लिखा है, कोशिश करना पढ़ने की, समझने की। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर आर दोज शेयर्स, देखो क्या लिखा है उसमें, विच डिविडेंड गोज ऑन एक्यूमुलेटिंग। एक्यूमुलेटिंग का मतलब क्या होता है, जमा होते जा रहा है, अनटिल इट इज़ फुल्ली पेड, जब तक कि आप पूरा पे ना कर दो। अब हो सकता है 2021 में आप बोलो कि मैं 75% पे कर दूंगा, तो अब आप पे तो कर रहे हो ना कुछ। 75% मतलब समझा गया, जितना भी ड्यू था उसका 75% और 25% अगले साल 2022 में दूंगा, अगले साल के साथ वाले। तो ऐसा कर सकती है कंपनी। तो वो जब तक एक्यूमुलेट होते जाएगा, जमा होते जाएगा, जब तक कि वो फुल्ली पेड ना हो जाए। इट मीन्स इफ़ द डिविडेंड इज़ नॉट पेड इन 1 और मोर ईयर्स, इसलिए मैं बोला ना 1 या 1 साल से ज़्यादा में, बिकॉज कंपनी को उतने प्रॉफिट नहीं हुए थे। देन जो अनपेड डिविडेंड है, मतलब कंपनी ने वादा किया था बट दिया नहीं, गेट्स एक्यूमुलेटेड, वो जमा होते जाएगा हर दूसरे साल में। बट मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर 2 साल ऐसा हो गया कि कंपनी ने दिया ही नहीं, तो फिर वो गड़बड़ है। फिर प्रेफरेंस शेयर किधर निकल जाएगा, धीरे से कोर्ट के पास। आप कम दो या नहीं, 1 साल नहीं दे पाए, वो चलेगा। दिस एक्यूमुलेटेड डिविडेंड इज पेड बट कंपनी परफॉर्मेंस वेल। अब कंपनी अपने आर्टिकल में भी लिख सकती है कि प्लीज़ आप 2 साल अगर नहीं देंगे तो NCLT के पास मत जाना, हो सकता है उससे आप एग्री कर जाएं, ठीक है। सो द एरियार्स ऑफ डिविडेंड, एरियार्स का मतलब होता है ड्यू, जो चीज़ बची है, बकाया है, आर पेड बिफोर मेकिंग पेमेंट टू। ये तो अपन पढ़ चुके हैं कि अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली इनको भी तो नहीं मिलेगा इक्विटी को, और जब होगा तो पहले तो इन्हीं को मिलेगा प्रेफरेंस को। ये तो आप लोग और मैं पढ़ चुके हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं।
द प्रेफरेंस शेयर्स, अब दे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, मगर इसका मतलब जो भी कंपनी जब इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तो वो प्रेफरेंस शेयर जब भी इशू करेगी वो नॉर्मली क्यूमुलेटिव ही होता है, मतलब इसी प्रकार का होता है, आर ऑलवेज क्यूमुलेटिव अनलेस समथिंग इज और गिवन इन द स्टेटेड, मतलब गिवन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यानी अगर आर्टिकल में कुछ नहीं लिखा है कि किस प्रकार के प्रेफरेंस शेयर हैं तो नॉर्मली वो क्यूमुलेटिव ही होते हैं, और क्यूमुलेटिव लिखा है तो क्यूमुलेटिव ही होंगे। और अगर क्यूमुलेटिव के अलावा अगर आप कुछ और इशू करना चाह रहे हो तो फिर आपको वो आर्टिकल में मेंशन करना पड़ेगा। यानी इफ़ नथिंग इज रिटन इन द आर्टिकल इट मीन्स प्रेफरेंस शेयर्स आर क्यूमुलेटिव, और इफ समथिंग इज रिटन इन द आर्टिकल तो इट मे बी क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव एंड अनदर वन। ठीक है, ऑलवेज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ही होते हैं। और अगर कुछ और इशू कर रहे हो तो लिख के दिखाओ आर्टिकल में, लोगों को क्लियर होना चाहिए इन्वेस्टमेंट के पहले। सो इट मीन्स ए डिविडेंड इज नॉट पेड इन एनी ईयर, द अनपेड अमाउंट इज कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर एंड सो ऑन अंटिल ऑल एरियर्स हैव बीन पेड। बट ऐसा मैक्सिमम 2 साल होगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2 साल वो तब होगा जब आप दोनों साल कुछ ना पे करो। अगर आप दोनों साल में कुछ कुछ पे कर दे रहे हो तो फिर एरियर जो बचा हुआ वो अगले हर साल एक्यूमुलेट होते जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छे से सुनना, एकदम से मन में अरे ये तो बड़ा अलग है इसको अब नहीं सुनेंगे, ऐसे नहीं, सुनो उसको क्या बोल रहा हूँ मैं, समझो, लिख के रखो। नॉन क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव एग्जैक्टली अपोजिट होगा। व्हाट इज़ दैट मीन कि अगर आपको करंट ईयर में डिविडेंड नहीं मिला तो वो अगले साल ट्रांसफ़र नहीं होगा। आप बोलोगे सर मैं ऐसा प्रेफरेंस शेयर क्यों खरीदूंगा? पहली बात तो ऐसा आप तब खरीदोगे जब कंपनी खुद अपने आर्टिकल में लिखेगी, नहीं तो वो क्यूमुलेटिव ही होता है, बताया मैंने। अब फ़र्क ये होता है जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है और जो नॉन क्यूमुलेटिव है, इसको बेनिफिट ज़्यादा है, इसको बेनिफिट नहीं है, मगर इसका रेट ऑफ डिविडेंड ज़्यादा होता है। समझा गया? इसके मुकाबले रिस्क है ना भाई, अगले साल तुमको ट्रांसफ़र होकर नहीं मिलेगा, तो इसलिए लालच में इस रेट ऑफ डिविडेंड ज़्यादा रखा जाता है एज़ कम्पेयर टू क्यूमुलेटिव। अगर दोनों एक साथ इशू होते हैं तो क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। ओके, क्या लिखा है देखो, डिविडेंड ऑन दी शेयर डज नॉट गेट एक्यूमुलेट। इट मीन्स अगर इस साल देखो लिखा है द डिविडेंड ऑन शेयर्स कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, और अगले साल ट्रांसफ़र भी नहीं करेंगे, यानी अगले साल आप नहीं मांग सकते। देखो लिखा है ना, ख़त्म, लैप्स हो जाएगा वो राइट आपका। इफ़ कंपनी डज नॉट मेक एनी प्रॉफिट इन दैट पर्टिकुलर ईयर, इफ डिविडेंड इज़ नॉट पेड इन, इट इज़ लॉस्ट फॉर एवर। सही है। इसका फ़ायदा सिर्फ एक ही होता है, इसका जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो बाकी डिविडेंड के मुकाबले, क्यूमुलेटिव के मुकाबले भी थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे बढ़ूँ। नेक्स्ट क्या है मेरे बच्चों? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। देखो एक सिंपल थॉट है, आप जब प्रेफरेंस शेयर खरीदते, मान लो एक्स ने प्रेफरेंस शेयर खरीदा, पहला राइट क्या है उसका? फिक्स डिविडेंड। किसके पहले? इक्विटी के पहले। दूसरा राइट क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट वाइंड अप जब होती कंपनी, किसके पहले? इक्विटी के पहले। ये 2 राइट इसको है, ये आपको ध्यान रखना है। बट कभी कभी क्या होता है, कंपनी सरप्लस प्रॉफिट अर्न करती है, मतलब उम्मीद से और औकात से ज़्यादा, तो वो कोशिश करती है कि मैं अपने इन्वेस्टर्स को कुछ बेनिफिट दूँ इसका। ध्यान देना, ये अलग पोजीशन, तो वो सबसे पहले इसका बेनिफिट देती है इक्विटी को, यानी ये वो पैसा है जो डिविडेंड के अलावा दिया जा रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिस्क तो उन्हीं ने लिया ना। फिर इनके बाद उसमें से हिस्सा मिलता है प्रेफरेंस को, पार्टिसिपेटिंग इन द सरप्लस प्रॉफिट। मैं बात कर रहा हूँ सरप्लस प्रॉफिट की, नॉर्मल प्रॉफिट की। नॉर्मल प्रॉफिट में तो इन्हीं को पहले हिस्सा मिलेगा। देखो क्या लिखा है उसमें, पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट बिसाइड, ये तो मिलेगा ही मिलेगा उनको, उसके अलावा जो हिस्सा इससे मिलेगा। सरप्लस प्रॉफिट विच रिमेन्स आफ्टर द, ये वो प्रॉफिट है जो इनको डिविडेंड देने के बाद बच जाता है, अप टू अ सर्टेन लिमिट, अप टू अ सर्टेन लिमिट। लॉजिक समझा? दिस इज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। ओके बच्चों, ऐसा भी इशू कर सकती है कंपनी, क्यूमुलेटिव पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, मिक्स करके भी नाम बनाते हैं ना, कि क्यूमुलेटिव भी है और पार्टिसिपेटिंग भी है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नॉन पार्टिसिपेटिंग, एग्जैक्टली अपोजिट। क्या मतलब हुआ इसका? द प्रेफरेंस शेयर डीम टू बी नॉन पार्टी, मतलब नाम से ही झलक रहा है कि वो उनको सरप्लस में से कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा, फिक्स डिविडेंड उनका बराबर मिलेगा। उसको देखो लिखा है, अगर कोई क्लियर प्रोविजन आर्टिकल में नहीं लिखा है, लेकिन आपको हर चीज़ लिखनी पड़ती है ना, दीज शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड प्रिस्क्राइब एट द टाइम ऑफ इशू।
यानी अगर आप चाहते हैं, देखो नाम से ही लग रहा है कि इनको सरप्लस में से हिस्सा नहीं मिलेगा, बट अगर आप आर्टिकल में लिख देंगे तो शायद मिल जाए। तो यानी हर चीज़ आर्टिकल पर डिपेंड है। मतलब अगर सिर्फ कंपनी ने इतना लिख के इशू कर दिया तो फिर इनको सरप्लस में से हिस्सा नहीं मिलेगा, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स बहुत इजी है। एक बार बताओ मेरे को, प्रेफरेंस शेयर टेम्प्रेरी होता है? एग्री सर, टेम्प्रेरी होता है, फिक्स टाइम के लिए इशू होता है, फिक्स डिविडेंड मिलता है। कभी कभी कंपनी क्या करती है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करती है, उनको एक मौका देती है कि आपकी जो मैच्योरिटी डेट होगी, जैसे मैंने 5 साल के लिए ख़रीदा, तो जैसे 5 साल ख़त्म होंगे आपको हम ऑप्शन देंगे। ऑप्शन मतलब अगर आपने कन्वर्टेबल ख़रीदा तो ऑप्शन तो रहेगा ही आपके पास में, सॉरी, कि जैसे ही आपकी मैच्योरिटी डेट आएगी तो आप उस डेट पे, देखो लिखा है, आप उस डेट पर या उससे पहले, जैसे कंपनी ने फॉर एग्जांपल 10 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू किया, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, तो एक रूल रखा कि जैसे ही 7 साल कंप्लीट होंगे, है ना, तो 7 साल और 10 साल के बीच में आपके पास कन्वर्जन का ऑप्शन होगा, ऑप्शन। और जैसे 10 साल होंगे तो फिर तो कंपलसरी आपको कन्वर्जन होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिखा है इसमें, द कन्वर्जन टेक्स प्लेस विद इन ए सर्टेन फिक्स पीरियड, यानी कितने समय में कन्वर्जन करना है उसका ऑप्शन और कन्वर्जन कंपनी दोनों बता के रखेगी। और आप लोगों से इसका फ़ायदा क्या है यार, एक सिंपल थॉट है, इफ़ यू कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर यू आर एलिजिबल टू गेट फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड, यू आर एलिजिबल टू गेट बोनस शेयर्स, यू आर एलिजिबल टू गेट वोटिंग राइट्स, बट DVR होंगे, इसको डिफरेंशियल वोटिंग राइट। लॉजिक समझा? जैसे हो सकता है इनको ऐसा 5:1, 5 शेयर पे 1 वोट, क्योंकि ओरिजिनल इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए ना। ठीक है, और व्हाट इज़ नॉन कन्वर्टेबल, जो कन्वर्ट होते ही ना इक्विटी शेयर में, वो प्रेफरेंस शेयर की तरह रिडीम हो जाएंगे, रीपेड हो जाएंगे। क्लियर? अब आप लोग दोनों फ़र्क क्या है, फिर वही बात, इसको रेट ऑफ डिविडेंड ज़्यादा होगा इसके मुकाबले, इसको बेनिफिट ज़्यादा है ना रे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिडीमेबल। रिडीमेबल की मीनिंग क्या होती है मेरे बच्चों, रीपेड करना, है ना, वापस कर देना। तो ये टेम्प्रेरी कैपिटल है, तो एक समय के बाद तो वापस करोगे आप, एक सर्टेन पीरियड, जिसको हम ड्यू डेट कहते हैं, मैच्योरिटी डेट। अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, ऐसी कंपनी जहाँ पर शेयर ख़रीदने पर उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है ना, मतलब अनपेड अमाउंट तक है। यानी अगर आपने 1000 रुपये के शेयर ख़रीदे और अगर आपने 500 रुपये पे किए हैं शुरू में, तो आपकी लाइबिलिटी सिर्फ बचे हुए 500 तक होगी, कंपनी आपसे इससे 1 भी रुपया ऊपर नहीं लेगी, अनपेड अमाउंट तक। तो अगर ऐसी कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर है, जिसके आर्टिकल में ऑथराइजेशन है कि वो रिडीमेबल शेयर इशू करे, उन्हें आपको आर्टिकल में लिखना पड़ेगा कि रिडीमेबल है, लाइक ये टेम्प्रेरी है, एक समय के बाद आप इसको पे कर देंगे, वापस कर देंगे। अगर वो फुल्ली पेड है, मतलब तौसीफ़ ने कंपनी के जब शेयर ख़रीदा तो उसको पूरे पैसे पे कर चुका था, कोई ड्यू नहीं है, तो कंपनी इन शेयर का पूरा पैसा अपने प्रॉफिट से आपको आपकी मैच्योरिटी डेट पर वापस करेगी। या अगर उस साल प्रॉफिट नहीं है, जैसे मान लो मैच्योरिटी डेट 2025 में, अब उस साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, तो फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स करके, व्हाट इज़ दैट मीन, पुराने शेयर को रिडीम करने के लिए नए शेयर इशू करना। इट्स लाइक नई उधारी इशू करना पुरानी उधारी चुकाने के लिए। लॉजिक समझा? पक्का? तो जो पैसा आएगा नए शेयर इशू करके, वो पुराने प्रेफरेंस शेयर को हम वापस कर देंगे, मगर कब, अगर कंपनी के पास उस साल प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, ओके, बराबर है कि नहीं बच्चों? यानी अगर आपको रिडीमेबल शेयर इशू करना है, जो करना ही है टेम्प्रेरी, तो प्लीज़ उसको आप आर्टिकल में लिखें कि वो रिडीमेबल है। लास्ट क्या है, इरिडीमेबल, मतलब नॉट रीपेड, कभी वापस नहीं दिए जाने वाले। तो ये तो इशू होती नहीं है, मैंने आपको पढ़ा चुका था, क्योंकि ये तो टेम्प्रेरी है, जो कंपनी के में तभी वापस करेगी जब कंपनी वाइंड अप होगी। तो फिर इसमें और प्रेफरेंस इक्विटी में फ़र्क क्या होता है, सिर्फ डिविडेंड का होता, तो मतलब नहीं है, तो इसलिए इसको टेम्प्रेरी कर दिया गया। और मैंने आपको एक 20 साल वाला 30 साल वाला पढ़ाया था, वो आप लास्ट वीडियो में देख के उसको लिख भी लेंगे। एज़ पर सेक्शन 55 सब सेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अ कंपनी कैन नॉट इशू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसे शेयर आप कभी भी इशू ना करें, प्रेफरेंस शेयर, है ना, नहीं तो फिर इसमें इक्विटी शेयर में कोई फ़र्क नहीं होगा। ठीक है, पक्का? जहाँ जहाँ आर्टिकल के बारे में जिक्र है, प्लीज़ उसको मेंशन करना ना भूलें जब आप टेस्ट देंगे। ये वह कंपनियाँ होती हैं जहाँ पर शेयर की लायबिलिटी अनपेड अमाउंट तक होती है। फिर एक होती है लिमिटेड बाय गारंटी, आपने पढ़ा होगा 11th में। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया? पक्का?
फ़ायदा नुकसान क्या है करके अच्छे से पढ़ेंगे, मुझे बताएंगे फिर, है ना। ओके, चल ठीक, बाय।